वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 27 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल VLSR सैम के बारे में है। सैम का यहाँ पे मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसे आप जमीन से हमला करके किसी एरियल टारगेट यानी कि हवा में किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। VL का यहाँ पे मतलब है वर्टिकल लॉन्च। वर्टिकल आप समझते हैं ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे हम शॉर्ट में VLSR सैम बोल रहे हैं। इसे भी हाल ही में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा। ये टेस्ट किया गया है इंडियन नेवल शिप के ऊपर, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चंडीपुर में है ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वहां से। तो कुल मिला के इसे आप किसी नेवल शिप से हिट कर सकते हैं। VLSR सैम क्या है? ये एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, मतलब आप किसी शिप पे इसे इंस्टॉल करके हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। DRDO ने इसे डेवलप किया है, इंडियन नेवल वॉरशिप्स पे इसे डिप्लॉय किया जाएगा। पर्पज़ यही है, अगर कोई एरियल थ्रेट है, कोई मिसाइल है, कोई ऐसा हमला है जो हवा से होने वाला है, तो हम VLSR सैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हमले से बच सकते हैं या फिर एनिमी के इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VLSR सैम। ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, क्लोज रेंज में जो भी थ्रेट्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता है, इवन सी स्किमिंग टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी स्किमिंग टारगेट? देखिए, कई सारी मिसाइल्स होती हैं जो समंदर से बहुत ही कम हाइट पर अपने टारगेट को हिट करने के लिए उड़ती हैं। ऐसी मिसाइल्स को सी स्किमिंग कहा जाता है। यूजुअली ये सी लेवल से 50 मीटर के ऊपर नहीं जाते, उसके नीचे ही रह के फ्लाई करते हैं और अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। ये समंदर से उतना नज़दीक उड़ते हैं जितना नज़दीक उड़ पाएँ। इससे इन्हें फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर ये समंदर के बहुत नज़दीक होते हैं तो रडार्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। जो शिप्स की इंफ्रारेड डिटेक्शन टेक्निक्स हैं वो भी इनके ऊपर वर्क नहीं कर पाती। लेकिन ये मिसाइल्स VLSR सैम से नहीं बच पाएंगी। VLSR सैम इन पर भी हमला करने में कैपेबल होगा। इस मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो इसे जो अस्त्रा मिसाइल है, जो एयर टू एयर मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज की, उसी की तर्ज पे बनाया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ये होता है कि ये उस जगह पे भी हिट कर सकते हैं जिसे आप देख ना पाएं, अपने टारगेट को डिटेक्ट करके हिट कर पाएंगे। इनकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 40 से 50 किलोमीटर की है। यहाँ पे SR है, SR का मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज है, इसका मतलब ये नहीं, ये मतलब साफ हो गया कि ये 300, 400, 500 या 1000 की रेंज में नहीं जाएंगे। 40-50 किलोमीटर की इनकी रेंज है। VLSR सैम जो है ये कैनिस्टराइज्ड बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। कैनिस्टराइज्ड बेस्ड मिसाइल सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसमें ऐसा एक कैनिस्टर होता है, उस कैनिस्टर के भीतर जो है वो मिसाइल रखी जाती है। इसी कैनिस्टर में से इस मिसाइल को फायर भी किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है, जब मिसाइल कैनिस्टर में होती है तो एक तो इसके भीतर का जो एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल्ड होता है, इनका ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाता है, इन्हें स्टोर करना आसान होता है, और इनकी जो शेल्फ लाइफ है, इन्हें जो स्टोर करने का समय है वो भी बढ़ा रहता है। ज़्यादा इफ़िशियंसी से, ज़्यादा जल्दी से इन्हें हिट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है इंडियन नेवी की, उसे फर्दर बढ़ा देगा। जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2018 के प्रीलिम्स में 3rd पर प्रश्न आया था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पूछा गया था, ये है क्या? और सही जवाब बहुत ही आसान सा था, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। उस समय नॉर्थ कोरिया का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, उसी रेफरेंस में 3rd बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो 2018 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई नहीं एक कॉमन नाम है किसी रिपोर्ट का। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दिनेस को टेस्ट किया जाता है। क्रेडिट वर्दिनेस का क्या मतलब है? क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब ये है कि वहाँ की इकॉनमी कितनी बढ़िया है, कितनी स्टेबल है, क्या इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के शेयर्स को खरीद के, वहाँ के डिबेंचर्स को खरीद के वहाँ की सरकार को डेट दे सकते हैं, क्या सरकार इस लायक है? इस चीज़ को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में पता किया जाता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं तो ये अल्टीमेटली इकोनॉमी का लॉस होता है।
अगर कोई देश अपनी बायोडायवर्सिटी को आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाता है तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस भी गिरेगी। ऐसा ही एक हाल की स्टडी में पाया गया है जिसे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने किया है। उन्होंने ये बताया कि जो बायोडायवर्सिटी का लॉस है ये कई सारी कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग को गिराएगा, जिसमें इंडिया भी शामिल होगा। और ऐसे देश अगर इकोनॉमिकली वायेबल नहीं है तो उनके पास बैंकरप्सी का भी रिस्क होगा, जैसा कि अभी श्रीलंका की स्थिति बनी हुई है। क्या है ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग? देखिए, कई सारी इंडिपेंडेंट सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज, फिच। ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली वायेबल है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इनके बैंड्स होते हैं जिसमें ये किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दनेस को रेट करते हैं। AA+, ऐसे करके इनका जो रेटिंग सिस्टम होता है वो वर्क करता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है जो कंट्री की क्रेडिट वर्दनेस का अंदाज़ा लगाता है। इन्वेस्टर्स को इसके ज़रिए मदद मिल जाती है कि कंट्री में इन्वेस्ट करने में कितना ज़्यादा रिस्क है, जिसमें पॉलिटिकल रिस्क को भी संज्ञान में लिया जाता है। एक कंट्री जितनी पॉलिटिकली स्टेबल होती है वो कंट्री उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई कंट्री अपनी बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी गिरेगी और उसके बाद उस कंट्री को लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस रिसर्च में यह पाया गया कि चाइना और मलेशिया ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे क्योंकि ये अपनी बायोडायवर्सिटी का कम ख्याल रखते हैं और इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो 6 नॉचेस तक गिर सकती है। जैसे कि किसी भी कंट्री की अगर क्रेडिट रेटिंग AA है और उसे गिराकर AA+ कर दिया जाए तो इसे 1 नॉच की गिरावट मानी जाएगी, 1 ग्रेड की गिरावट मानी जाएगी। ऐसे 6 नॉचेस की गिरावट की संभावना चाइना मलेशिया में है। इंडिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, बांग्लादेश भी डाउनग्रेड अटेन करेंगे अगर वो बायोडायवर्सिटी के लॉस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो। यहाँ पर 4 नॉचेस की गिरावट की संभावना है और जितनी भी कंट्रीज को स्टडी किया गया है उनमें से 1/3 में कम से कम 3 नॉचेस की गिरावट तो होगी। जो डाउनग्रेड्स हैं 4 नॉचेस का इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए, इसका मतलब ये है कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा जो उन्हें इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा। अगर कोई आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आप अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अपनी ब्याज दर बढ़ा देंगे ताकि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा हो। आप बोलेंगे हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे, आप इन्वेस्ट करो, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये नुकसान होगा अगर क्रेडिट रेटिंग गिर जाए तो। इससे अगर आप देखें तो जो सिचुएशन बन रही है, एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी 28 बिलियन से 53 बिलियन डॉलर के आसपास पर एनम ग्लोबल कैपिटल मार्केट में। देशों को इतना ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा अगर उनका क्रेडिट रेटिंग गिरा दिया जाए बिकॉज उन्होंने बायोडायवर्सिटी को संज्ञान में नहीं लिया। अब हमें क्या पड़ी है? क्रेडिट रेटिंग गिरे, बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो, इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है? हम क्यों इतने परेशान हो? हम क्यों इतना सीरियसली लें इस चीज़ को? देखिए, नुकसान तो आपको होना है, बिल्कुल होना है, इसीलिए सभी को इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर को लॉस पहुंचाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को गिरा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? उस कंट्री के लिए डेट मिल पाना मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट का बजट दिक्कत में आ जाएगा, स्ट्रेन में आ जाएगा। सरकार को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, स्पेंडिंग कम कर देंगे गवर्नमेंट स्कीम्स पे। इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपके ऊपर टैक्स बर्डन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी बवाल हो रहा है इससे सीधे सीधे आप भी प्रभावित होने वाले हैं। तो हमें भी संज्ञान में लेना होगा कि हम अपने नेचर को बचाएं, नहीं तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर ही आने वाला है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गाइडलाइंस के बारे में है, जिसके माध्यम से जो चाइल्ड पार्टिसिपेशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हम उसे रेगुलेट करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी कि NCPCR ने अभी हाल ही में ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं उन बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपने देखा होगा टेलीविजन में कई सारे बच्चे काम करते हैं, मूवीज़ में, सिनेमा में, रियलिटी शोज़ में। कई बार तो जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो भी इन एंटरटेनमेंट शोज़ का हिस्सा होते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वहाँ पे एक बच्चा जाएगा ना, जो उसमें एक्ट करेगा, अनकॉन्शियसली एक्ट करेगा। तो छोटे छोटे बच्चे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। NCPCR ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना आए। कवरेज में देखिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो इन गाइडलाइंस के एम्बिट में आएंगे, जैसे रियलिटी शोज, सीरियल्स, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेटिव मीडिया, मूवीज़ जो OTT पे कंटेंट जाता है, सोशल मीडिया का कंटेंट, कमर्शियल एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे शामिल होते हैं,
ये सब इस गाइडलाइन के एम्बिट में आ जाएंगे। क्या प्रोविजंस है? सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। जो बच्चे के गार्जियन हैं, जो बच्चे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगा के पैसा कमा रहे हैं, वो अकाउंटेबल होंगे अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो अगर बच्चा शूटिंग पे गया है तो उनमें से पेरेंट्स में से कोई एक या लीगल गार्जियन या कोई भी नोन पर्सन शूटिंग के दौरान वहां प्रेजेंट रहेगा। अगर बच्चा इन्फेंट है, छोटे बच्चे, बिल्कुल 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी एक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो जो माता पिता में से कोई एक है वो तो वहां रहेंगे। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड नर्स भी वहां पे प्रेजेंट रहेगी। अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो वहां पे उपस्थित रहे। चाइल्ड एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। यहां पे प्रोड्यूसर जो उस शो को बना रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात को देखें कि जो बच्चा उनके शो में काम कर रहा है उसका स्कूल मिस ना हो, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले, वाटर मिले। ये सारी चीजें उस प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जो भी बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कई सारे कानून हैं जिनके प्रोविजंस इस गाइडलाइन के भीतर आ जाएंगे, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये सब इस गाइडलाइन का हिस्सा होंगे। कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो प्रोहिबिटेड होंगी? किसी भी बच्चे को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाया जाएगा, स्मोकिंग करते वक्त नहीं दिखाया जाएगा, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो एंटी सोशल है उसमें उन्हें एंगेज नहीं दिखाया जाएगा। दूसरा, किसी भी बच्चे को न्यूडिटी में इन्वॉल्व करके नहीं दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल प्रोहिबिटेड होंगी। सैलरी रिलेटेड नॉर्म्स क्या हैं? एटलीस्ट जो 20% इनकम बच्चा काम करके कमाएगा वो एक एफडी में डिपॉजिट किया जाएगा। जब बच्चा अपनी एक लीगल एज अटेन कर लेगा तब उसके अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब बच्चे की बाकी इनकम को तो माता पिता कंज्यूम कर ही रहे हैं, हो सकता है बच्चे के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, बट 20% उसे बिल्कुल सिक्योर कर दिया जाएगा ताकि जब वो लीगल एज में पहुंच जाए तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। यहाँ पर देखिए, अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो पीनल प्रोविजंस भी होंगे जो कि काफ़ी सख्त है। गाइडलाइंस को वायलेट करने पर जेल तक हो सकती है। जो पेनल्टीज होंगी वो कई सारे कानूनों के एम्बिट में होंगी, जैसे कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986, पॉक्सो एक्ट 2012 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यहां पर देखिए एक प्रश्न है 2017 का, ये फंडामेंटल राइट का एक क्वेश्चन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के एम्बिट में क्या आता है, यही पूछा गया है। 4 पॉइंट्स हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। ये दोनों नहीं आएंगे, ये आ जाएगा। मतलब 1 and 4 इज द आंसर, सी विल बी द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोलंबिया के बारे में है। एक्स गोरिल्ला फाइटर या गोरिल्ला मिलिटेंट कह लीजिए, गुस्तावो पेट्रो, अभी हाल ही में उन्होंने कोलंबिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया है। ऐसा करते वक्त उन्होंने वहां के मिलेनियर बिजनेसमैन रोडोल्फो हेर्नांडेज को हरा दिया। इस प्रकार से वो कंट्री के पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि साउथ अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में इस समय एक लहर है जहां पे लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट बन रही है। इसके पहले चिली और पेरू में भी लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट बन चुकी है, और अब कोलंबिया, वहां पर एक के बाद एक देशों में लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट्स बनती चली जा रही हैं। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर लोकेशन आप कोलंबिया की देखिए मैप में, यहाँ वेनेजुएला है, ये नॉर्थ में आपको पनामा दिख रहा है, यहाँ पे कैरेबियन सी है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। साउथ में आपको इक्वाडोर और पेरू मिलेंगे, साउथ ईस्ट में ब्राज़ील मिलेगा। ये आसपास के देश आपने देख लिए, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है ही, और यहाँ नॉर्थ में आपको पनामा दिख ही रहा है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों से कोस्ट लाइन रखता है, और आइलैंड्स भी उसके दोनों ही ओशंस में है। इसकी कैपिटल है बोगोटा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जाइंट स्टिंगरे के बारे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर फिश है जिसे अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, नाम दिया गया है जाइंट स्टिंगरे। इसे मेकॉन्ग रिवर में अभी हाल ही में कैच किया गया, कंबोडिया में। ठीक है, इसे कैप्चर किया गया वंडर्स ऑफ द मेकॉन्ग प्रोजेक्ट के तहत, जो एक ज्वाइंट कंबोडिया यूएस रिसर्च प्रोजेक्ट रहा। इसमें देखिए, इस फिश के बारे में बात करते हैं तो जाइंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे एक स्पीसीज है स्टिंगरे की, जो कि एक फिश की जो फैमिली है डेसेटाइडे फैमिली, उससे बिलोंग करता है। इसे देखिए नदी के लगभग हर हिस्से में जो एस्चुरीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की या बोर्नियो की, वहां पर पाया गया है। इस मछली में
कांटे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। ये कांटे 1 फुट तक के होते हैं। हालांकि इंसानों के लिए ज़्यादा बड़े थ्रेट तो नहीं होते, लेकिन इन्हें देखिए कई बार मार्केट में देखा जाता है चीप प्रोटीन के सोर्स के रूप में। इनकी हिस्ट्री, इकोलॉजी, माइग्रेशन पैटर्न के बारे में अभी हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। मेकॉन्ग रिवर की बात करते हैं तो ट्रांसबाउंडरी रिवर है, एक से अधिक देशों में बहती है ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के। साउथ ईस्ट एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। आप इस नदी को मैप में देखेंगे तो ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। तिब्बतन प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया के बाहर बाहर जाती है। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए ये साउथ चाइना सी में हो चिन मिन सिटी के पास में जाके गिर जाती है। वियंतियाने जो कि लाओस की कैपिटल है, और फ्नोम पेन जो कि कंबोडिया की कैपिटल है, दोनों ही इस नदी के किनारे पर हैं। सीजनल वेरिएशन इसके फ्लो में काफ़ी ज़्यादा है, रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, इसीलिए इस नदी में नेविगेशन टफ होता है। कई सारी स्पीसीज जायंट फ्रेश वाटर फिश की इस नदी में डिटेक्ट की गई हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नीति आयोग के बारे में है। परमेश्वरम अय्यर ये एक सीनियर ऑफिशियल है जिन्हें अभी हाल ही में जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी बढ़िया काम किया, उन्हें न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बना दिया गया है नीति आयोग का। नीति आयोग एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2015 में बनाया गया था और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ये सेंटर स्टेट को एडवाइस करता है सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पर। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैचुरी। इसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया है, मतलब आप इसे एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। यहाँ पर ये हेडिंग गलत है। कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक वाइस चेयरपर्सन जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। रीजनल काउंसिल होती है जिसमें रीजनल इश्यूज को हैंडल किया जाता है। इसमें चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर या तो खुद या अपने नॉमिनी के माध्यम से इसे चेयर करते हैं। एडहॉक मेंबर्स में एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के मेंबर्स होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप की बात करें तो 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के तौर पे। CEO होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। उनकी रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम से कम सेक्रेटरी की होनी चाहिए। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट और डोमेन नॉलेज रखने वाले लोग, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। तो ये तो सारा मामला हो गया नीति आयोग का। रिविजन करते हैं। VLSR SAM रेंज 1000 किलोमीटर गलत है, शॉर्ट रेंज है। हमने देखा था 30 से 40 किलोमीटर की रेंज है, 1000 तो नहीं है। मेकॉन्ग रिवर क्रॉस करती है इंडिया चाइना, मैंने पहले बताया इंडिया नहीं है तो ये भी गलत हो गया। कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर और पेरू बॉर्डर करते हैं, ये सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।